सोने की साड़ी और हीरो के लहंगे का झरना। बहुत समय पहले की बात है। सेवकपुर नामक गांव में दो सहेलियां सिमरन और कोमल रहा करती थी। दोनों बहुत ही गरीब थी। दोनों जंगलों से फल तोड़ा करती थी और उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचा करती थी। फल फ्रूट्स बेचकर जो भी वो कमाती उससे वो अपने घर खर्च चलाती थी। ताजे ताजे फल खरीद लो, फल खरीद लो, फल ताजे ताजे फल, एक बार ले जाओगे तो बार बार आओगे, फल ले लो फल। अरे यार सिमरन, हम सुबह से फल फ्रूट्स बेचने इस तेज धूप में खड़े हैं और ग्राहक है कि आ ही नहीं रहे। इतनी मेहनत के साथ हम फल तोड़कर लेकर आए, लेकिन सुबह से अभी तक मेरी बोनी तक नहीं हुई। हाँ, तुम सही कह रही हो। सुबह से खड़े खड़े थक गई और मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। और अगर आज हमारे ये फल फ्रूट नहीं बिके तो हम अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे? दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही होती है। तभी सिमरन के ठेले पर दो औरतें आती है और अपने घर में होने वाले फंक्शन के लिए सारे ताजे फल खरीद कर ले जाती है। ये सब देखकर दोनों सहेलियां बहुत खुश होती है। अरे वाह सिमरन, आज तो तुम्हारे सारे फल बिक गए। तुम्हें इन्हें बेचकर बहुत फायदा हुआ होगा और आज तुम्हारे नाम की पार्टी करेंगे हम। काश मेरे भी सारे फल फ्रूट बिक जाते तो हम दोनों इकट्ठे पार्टी करते। काश मेरे पास भी ग्राहक आ जाए और मेरे सारे फल फ्रूट बिक जाए तो हम जल्दी से यहाँ से फ्री होकर घूमने चलेंगे। और मैं अपनी बहन सुनैना के लिए पकोड़े लेकर जाऊंगी, उसको पकोड़े बहुत पसंद है। इस तरह कोमल ग्राहकों के आने का इंतजार करती है, लेकिन बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी ग्राहक नहीं आते और वो दोनों थक हार कर एक साथ अपने घर की ओर चली जाती है। तभी रास्ते में दो बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं। अरे बेटा, हम लोगों को देखकर ऐसे मुंह फेर कर मत जाओ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये मेरा भाई है और हम दोनों बुजुर्ग होने के कारण रास्ते में धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक कार वाले ने हमारी टक्कर मार दी, जिसके कारण मेरे बड़े भाई के पैर में चोट लग गई और मेरे पास इसकी मरहम पट्टी कराने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मुझे दे दो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम लोगों का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। अपनी बुजुर्ग उम्र का बहाना लेकर जगह जगह बैठ जाते हो और पैसों की मांग करते हो, और इस धरती पर रहने वाले लोग तुम्हारी मदद भी कर देते हैं। और एक हमें देखो, हम गरीब हैं। सुबह सुबह उठकर पहले जंगल से फल तोड़ते हैं और फिर उन्हें बेचने मार्केट में जाते हैं। पूरा दिन धूप में खड़े होकर 4 पैसे कमाते हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि हमें वो 4 पैसे मिलेंगे भी कि नहीं। और तुम यहाँ बैठे बैठे दोनों बुजुर्ग हमसे इतनी आसानी से पैसे लेकर मौज करोगे? नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी और ना ही तुम्हें मौज मारने दूंगी। मैं तुम्हें अपनी मेहनत का 1 रुपया नहीं दे सकती। चलो कोमल। नहीं नहीं सिमरन, ये सच में बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। और मेरी माँ ने सिखाया है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। और इन्हें सच में चोट लगी है, ये बहाना नहीं बना रहे। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। देखो कोमल, तुम आजकल के चालाक लोगों से वाकिफ नहीं होगी, तभी तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन मुझे इन लोगों का रग रग पता है, और अगर हम लोग ऐसे ही मुफ्त में सेवा करने लगे तो इन बुजुर्गों की तो सेहत वापस से जवानी में बदल जाएगी, क्योंकि इन्हें तो बस अपनी लाचारी दिखानी होती है। और इतनी देर धूप में खड़े होने के बाद वो 4 पैसे मैंने कमाए हैं, मैं अपने पैसे इस बुढ़े को नहीं दूंगी। ठीक है सिमरन, तो मत करो मुफ्त में सेवा, लेकिन मैं तो इन बुजुर्ग अंकल की मदद जरूर करूंगी, क्योंकि ये मेरे दादा की उम्र के हैं और मेरी माँ ने सिखाया है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये लीजिए अंकल जी, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं और आज मेरी बिक्री नहीं हुई। अगर इन पैसों से आपके भाई की मरहम पट्टी हो सके तो आप पैसे रख लो। बेटा, तुम आज की बिक्री ना होने के बाद भी तुमने हमारी मदद की और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और तुम एक बहुत समझदार बच्ची हो। वो बूढ़ा व्यक्ति कोमल को आशीर्वाद देता है और चला जाता है। तभी सिमरन कहती है, कोमल, तेरे पास खुद का खर्चा चलाने के लिए तो पैसे हैं नहीं और तूने उस बुढ़े को पैसे पकड़ा दिए। अब तू अपने घर में आज कैसे गुजारा करेगी? तेरी तो आज बिक्री भी नहीं हुई और ऐसे में मुफ्त सेवा नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारा खुद का नुकसान हो जाए।
देख मुझे देख, मैंने उस बुढ़ी की एक बात नहीं सुनी। और अपने आप को देख, तूने अपने पास बचे हुए पैसे भी उसको पकड़ा दिए। नहीं सिमरन, तुम गलत कह रही हो। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद हो सके और हमारा मन खुश हो सके। वो पैसे किस काम के जब हम किसी की मदद ही ना कर सके। और फिर मैं तो उस बुजुर्ग अंकल की मदद करके बहुत खुश हूँ, क्योंकि अंकल भी बहुत खुश हुए और उन्हें देखकर मैं भी बहुत खुश हुई। तुझे समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। मुझे लगता है तुझे मेरी कोई भी बात समझ नहीं आई और अब मैं तुझे कुछ नहीं समझाना चाहती। चल अब घर चलते हैं। इस तरह दोनों सहेलियां एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की तरफ चल देती है और चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घायल हिरण मिलता है। अरे सिमरन, इस हिरण को देखो, ये कितना सुंदर है, लेकिन ये घायल होने के कारण चल नहीं पा रहा। क्यों ना हम इसकी मदद करें? क्या यार कोमल, तू हर जगह मदद करती रहती है। ऐसे मदद करते करते तुझे कुछ मिलेगा भी नहीं और फालतू का समय बर्बाद होता है, वो अलग। तेरी वजह से आज पहले ही घर जाने में देरी हो चुकी है। चल चल, हमें घर चलना चाहिए। अब इस हिरण के मरहम पट्टी करने मत बैठ जाइयो, क्योंकि मेरे पास तो समय नहीं है और मैं तो चली अपने घर। सिमरन, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन मैं इसको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि ये कितना सुंदर हिरण है कि मैं इसको अपने घर ले जाकर ठीक करना चाहती हूँ। ये जानवर है और कितना सुंदर है, और मुझे लगता है एक इंसान होने के नाते हमारे अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। सिमरन एक मतलबी लड़की होने की वजह से वहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल उस हिरण को अपने गले में बंधे स्कार्फ से साफ करती है और स्कार्फ का आधा हिस्सा फाड़कर हिरण के पैर में बांध देती है। और ये सब करते करते रात हो जाती है और जंगल से डरावनी डरावनी आवाज आने लगती है। कोमल अपने घर की तरफ चलने लगती है, लेकिन वो हिरण उसके पीछे पीछे चलने लगता है। डरावनी आवाज सुनकर कोमल डर जाती है। हे भगवान, मुझे बचा लो, कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है। मुझसे अपना एक कदम आगे नहीं रखा जा रहा। अब मैं अपने घर कैसे पहुंचूंगी? और घर में सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल जोर जोर से रो रही होती है और कैसे भी करके हिम्मत करती है और धीरे धीरे जंगल से बाहर आने की कोशिश करती है कि तभी वो अपनी आंखों से जो देखती है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसके सामने दो झरने बह रहे थे। एक झरने से सोने की साड़ियाँ बह रही थी और दूसरे झरने से डायमंड के लहंगे। और ये सब देखकर कोमल चौंक जाती है कि तभी उसके सामने एक डायमंड की परी प्रकट होती है। कोमल, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। ये दोनों झरने मेरे अपने झरने हैं। एक झरना सोने की साड़ियों का झरना है और दूसरा झरना डायमंड के लहंगों का झरना है। तुम्हें इनमें से जो भी झरना चुनना है तुम चुन सकती हो। दोनों झरने एक से बढ़कर एक अचंभे करते हैं। दो बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें सोने की साड़ियों का झरना मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता मिल सकते हैं, लेकिन डायमंड के झरने के मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे माता पिता नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम बहुत पैसे वाली बन जाओगी और तुम्हें कोई भी कमी नहीं होगी और तुम इस पूरे गांव की रानी कहलाओगी। बताओ, तुम्हें कौन से झरने की रानी बनना है? सोने की साड़ी के झरने की या फिर डायमंड के लहंगों के झरने की? मुझे सोने की साड़ी के झरने की रानी बनना है, क्योंकि मैं जो भी कमाऊंगी वो खुशियाँ मैं अपने माता पिता के साथ ही पाना चाहूंगी। अकेले रहकर मेरी खुशियों में कौन मेरे साथ खड़ा होगा, क्योंकि वो खुशी ही क्या जिसमें माता पिता साथ ना हो। कोमल, तुम बहुत ही समझदार लड़की हो। तुम्हारे मन में जरा सा भी खोट नहीं है और ना ही तुम लालची किस्म की लड़की हो। तुमने अपने माता पिता को हर जगह अव्वल रखा और मैं ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुई और तुम मेरे दिए हुए टेस्ट में पास हो गई हो। ये लो डायमंड के लहंगों का झरना। आज से ये झरना तुम्हारा हुआ। ये तुम्हें हर चीज़ देगा और तुम्हारी हर सिचुएशन में मदद करेगा। वो सारी बातें मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए कही थी, लेकिन तुमने मेरा टेस्ट बहुत आराम से पास कर लिया और अब तुम इसकी मदद से अपने मन की हर इच्छा को पूरी कर सकती हो। ये सब कहकर परी कोमल को डायमंड के लहंगों का झरना दे जाती है। इसके बाद कोमल डायमंड के लहंगों की रानी बन जाती है और फिर वो अपनी पूरी फैमिली को उस डायमंड के लहंगों के झरने में ले आती है और उन्हें अपने साथ रखती है।
कोमल रानी परी बनने के बाद बहुत खुश होती है और उसे रानी बनता हुआ देखकर उसके घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। और इस तरह कोमल गांव के हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती है और सभी को बहुत खुश रखती है। कोमल के गांव में सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और कोमल और उसके परिवार में अब किसी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। टीना और मीना की जादुई साड़ियाँ। बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर गांव में 2 अनाथ लड़कियां रहती थी। दोनों बहनों का नाम था टीना और मीना। टीना और मीना दोनों बहुत ही समझदार थी। वो जरूरतमंदों को देखकर उनकी मदद किया करती थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। एक बार की बात है, गांव में बाढ़ आ जाने की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया था और गांव के ज्यादातर लोग मजदूरी करके डेली बेसिस पर पैसे कमाया करते थे और बाढ़ आ जाने की वजह से गांव में सब कुछ खत्म हो गया था और सभी बेरोजगार हो गए थे, जिस वजह से उन्हें घर चलाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। काम धंधा बंद होने की वजह से उन्हें कहीं से भी कोई काम नहीं मिल पा रहा था और धीरे धीरे सभी के घर का राशन पानी खत्म होने लगा था, जिसके कारण गांव के लोग अपना खाना पीना छोड़कर अपने बच्चों को खिलाते थे और खुद भूखे सोते थे। इसी तरह से धीरे धीरे गांव में अधिकतर लोगों के पास राशन खत्म हो गया और फिर सभी इकट्ठे होकर गांव के मुखिया चेतन के पास जाते हैं और कहते हैं, मुखिया जी, बाढ़ को आए 1 हफ्ता हो गया, जिसके बाद हम सभी के पति बेरोजगार हो गए। घर का सारा राशन भी अब खत्म हो गया और अब बच्चे भी भूखे सोए। उससे पहले हम सब यहाँ पर आपके पास आ गए। आपसे रिक्वेस्ट है मुखिया जी कि आप हमें सपोर्ट करें ऐसे बुरे वक्त में। ठीक है, खाने के लिए राशन तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन याद रहे ये उधार तुम्हें लौटाने होंगे। मेरी बेटी बीमार है, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, जिसके कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। मैं चाहती हूँ मुखिया जी कि आप मुझे 5000 रुपए दे देते तो बड़ा उपकार होता आपका। ठीक है, मेरे होते हुए तुम गांव वाले कभी भूखे नहीं सोओगे। बस हमेशा ऐसे ही समय से उधार चुकाते रहना। इस तरह गांव का मुखिया चेतन अपना एहसान दिखाकर सब जरूरतमंद लोगों को पैसे, राशन आदि दे देता है और वापस ना मिलने पर लोगों की जमीन जबरदस्ती करके कब्जा कर लेता है। लेकिन उसके इस बर्ताव को देखकर गांव वाले कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि सभी को राशन और पैसों की जरूरत थी। ना वो लोग चेतन के दिए हुए राशन और पैसे वापस लौटा पाते और ना अपनी जमीन वापस ले पाते। ये बात जब दोनों बहनों को पता चलती है तो वो सारी कहानी समझ जाती है और कहती है, इस चेतन का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना इस तरह से वो पूरे गांव वालों की जमीन हड़प लेगा और सभी लोगों को अपने हिसाब से चलाएगा। तुम सही कह रही हो दीदी, चेतन इस तरह पूरे गांव वालों पर अत्याचार करता है और हमें जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकालना होगा। क्यों न इसकी शिकायत हम दरोगा राणा जी से करें, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। ये सोचकर दोनों बहनें दरोगा राणा से मिलने पहुंचती हैं। क्या बात है, तुम दोनों का मेरे पास आना कैसे हुआ? किसी ने कोई हरकत की है क्या? आप तो जानती ही हैं, गांव में बाढ़ आने की वजह से लोगों की कितनी बुरी हालत हो गई है। बेरोजगारी के कारण घरों में राशन और पैसे दोनों ही खत्म हो गए हैं। सरकार लोगों की इतनी मदद कर रही है, लेकिन हमारे गांव का मुखिया हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, वो मदद के नाम पर लोगों को राशन और पैसे तो दे रहा है, लेकिन ये सब उधार में दे रहा है और उधार वापस ना मिलने पर उनकी जमीन हड़प रहा है। अब आप ही बताओ, ये किस प्रकार की मदद कर रहा है? देखो टीना और मीना, तुम दोनों बहुत समझदार हो और लोगों की मदद भी करती हो, लेकिन बाढ़ आ जाने की वजह से तुम खुद भी किसी की मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं कहूँ तो मैं खुद किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर गांव का मुखिया उधार वापस देने को कहता है और बदले में सबकी मदद कर रहा है जरूरत के समय, तो इसमें गलत क्या है? हमने सुना था कि दरोगा के पास बहुत पावर होती है, लेकिन आज आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि हम गलत जगह मदद मांगने आ गए। तुमने बिल्कुल सही सुना है कि दरोगा के पास बहुत पावर होती है
लेकिन एक दरोगा होने के नाते मैं आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मुखिया से, ताकि वो गांव के लोगों से दिए हुए पैसे वापस ले ले, लेकिन दिया हुआ राशन वापस ना मांगे। बस इतना मैं कर सकता हूँ, क्योंकि राशन सरकार भेजती है। राशन उसका अपना नहीं है, लेकिन पैसे उसके अपने हैं और वो पैसे तो लेगा ही। दरोगा की बात सुनकर दोनों बहन बहुत परेशान हो जाती है और कहती है, दीदी इस दरोगा ने तो आज प्रूफ कर दिया कि ये सब एक ही थाली के बैंगन हैं। दरोगा की बातों के हिसाब से तो गांव वाले हमेशा परेशान ही रहेंगे, क्योंकि ना तो वो पैसे लौटा पाएंगे और ना वो अपनी जमीन कब्जा होने से बचा पाएंगे। ऐसा नहीं कहते मीना, मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों मिलकर इस गांव को एक दिन इस मुखिया से छुटकारा दिलवा पाएंगे। तभी दोनों बहनें देखती हैं कि एक गरीब औरत फटे हुए कपड़ों में दूर से चलकर उनके पास आ रही है। आंटी, आप फटे हुए कपड़े में कहाँ जा रही हो? चलो आप हमारे साथ चलो, हम आपको पहनने के लिए कपड़े दे सकते हैं। मैं पूरा गांव घूम ली, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की बेटा, सिर्फ तुम दोनों ने ही मुझे रोका। इस तरह तुम सबकी मदद करते रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ बेटी, कि तुम हमेशा ही सबकी मुश्किलें हल करती रहो। वो गरीब औरत दोनों बहनों को आशीर्वाद देती है और आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें ये 2 जादुई साड़ियाँ देना चाहती हूँ। ये जादुई साड़ियाँ हैं, ये तुम्हारी हर वक्त मदद करेंगी। जब भी तुम्हें इनसे मदद चाहिए हो, तुम इनके सामने अपनी बात कहना, ये तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेगी। इतना कहकर गरीब औरत वहाँ से गायब हो जाती है। दोनों बहनें जादुई साड़ियाँ लेकर घर पहुँचती है। मीना, क्यों ना अब हम घर आ ही गई हैं, तो अपनी इन जादुई साड़ियों से हम मदद ले लें, क्या कहती हो? हाँ दीदी, गांव में सभी बहुत परेशान हैं। हमें इन साड़ियों की मदद से सबको चेतन के जाल से बचाना होगा। हे जादुई साड़ी, हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है। आप हमें खूब सारा पैसा दे दो, ताकि हम पूरे गांव के कर्ज को अदा कर सके, जिससे गांव के सभी लोग उस बुरे मुखिया के जाल से बच सके। टीना के इतना कहते ही जादुई साड़ी से ढेर सारा पैसा बाहर निकलने लगता है। फिर दोनों बहनें पैसे लेकर गांव के लोगों के साथ मिलकर गांव के मुखिया चेतन के पास जाती है और पैसे देकर सभी गांव वालों का कर्जा उतार देती है। दूसरी तरफ चेतन सोच में पड़ जाता है, आखिर इन दोनों बहनों ने ऐसा क्या किया होगा जो ये दोनों बहनें इतना इतरा कर पैसे लेकर आ गई। इस बात की जड़ तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। गांव का सारा कर्ज अदा करने के बाद सभी गांव वाले और टीना और मीना वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद चेतन दोनों बहनों के घर के बाहर छुपकर उन जादुई 2 साड़ियों के बारे में पता लगा ही लेता है और दोनों बहनों के घर से बाहर होने के समय घर में घुसकर दोनों जादुई साड़ियों को चुरा लेता है। फिर अपने घर ले जाकर उन जादुई साड़ियों को देखता है और कहता है, अब देखता हूँ दोनों बहनें कैसे पूरे गांव की मदद करती है। जादुई साड़ी, मुझे खूब सारा पैसा दो और हीरे जवाहरात दो। चेतन के इतना कहते ही दोनों जादुई साड़ियों में से लाठी डंडे निकलने लग जाते हैं और लाठी डंडे चेतन के ऊपर बरसने लगते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। पिटाई खाने के बाद चेतन घर के बाहर भाग जाता है और इस प्रकार वो दोनों जादुई साड़ियाँ वापस से उन दोनों ईमानदार और होशियार बहनों के पास चली जाती है, जिसकी मदद से दोनों बहनें पूरे गांव की मदद करती है और सभी गांव वालों को चेतन की धमकियों से आजाद करा देती है। टीना और मीना, बेटी तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने हमें उस जालिम चेतन के कब्जे से बचा लिया। जुग जुग जियो बच्चा। और इस तरह सभी गांव वाले टीना और मीना का शुक्रिया करते हैं और टीना और मीना इसी तरह खुशी खुशी रहने लगती है और गांव वालों की भलाई के लिए काम करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार जादुई कहानियाँ आपके लिए।